शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और इसके चलते बाजार में छाए डर के माहौल में 7 मार्च यानी आज के कारोबार में बाजार से 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी निकलती दिखी। मंदी आज के कारोबार में दलाल स्ट्रीट पर अपनी पकड़ मजबूत करते नजर आए। फरवरी की शुरुआत से अब तक निवेशकों के करीब 29 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। मार्च 2022 की शुरुआत से अब तक विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs करीब 18,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। बिकवाली के इस माहौल में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के मेहर वोरा की लंबी अवधि के निवेशकों को सलाह है कि कभी कभी कुछ ना करना ही बाजार की सबसे बेहतर रणनीति होती है। CNBC TV 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस समय स्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही है और आपके लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अगले पल बाजार कौन सी करवट लेगा। जून की बाजार की स्थिति काफी निराशाजनक है और अभी तक कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। ऐसे में हमें यह बात भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि स्टॉक की कीमतों में भी काफी तेजी से मूवमेंट होता दिखा है। निफ्टी 10 से 12% नीचे नजर आ रहा है और पिछले 3 से 4 महीने में बाजार में काफी व्यापक गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सेंसेक्स निफ्टी जैसे इंडेक्स से यह गिरावट उतनी नजर नहीं आती। विदेशी संस्थागत निवेशकों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी ने लगातार छठे महीने भारतीय इक्विटी बाजारों में अपनी हिस्सेदारी को बेचना जारी रखा है। उनकी छठे महीने की बिक्री अब तक एक महीने में हुई सबसे बड़ी बिकवाली साबित हो रही है। इन 6 महीनों में उनकी शुद्ध बिक्री 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है और पिछले अक्टूबर से अब तक ये 2,06,649 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मार्च 2020 में कोविड महामारी के भारत में पहुंचने के बाद से फरवरी 2022 में फी ने सबसे ज्यादा बिकवाली की है। इस महीने खत्म होने वाले चालू वित्त वर्ष में FIIs ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे हैं। FIIs की बिकवाली का सिलसिला अक्टूबर में शुरू हुआ था जब बाजार ने अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था। फंडामेंटल से आगे चल रहे बाजार के कारण हाई वैल्यूएशन और अमेरिका में 7.5% की रिकॉर्ड मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए दरों में बढ़ोतरी की बढ़ती उम्मीदों ने FII की बिक्री को रोक दिया था। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ने अपने IPO के लिए सेबी में ड्राफ्ट पेपर जमा कर दिया है। गौरतलब है कि इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट देश का चौथा सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन और कन्वेंशन वेन्यू है। इस IPO का साइज 600 करोड़ रुपए होगा। इस IPO में 450 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू होगा जबकि 1.12 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होगा, जिसके जरिए कंपनी के शेयर होल्डर अपने हिस्सेदारी की बिक्री करेंगे। यह भी बताते चले कि कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं है। इसके सभी शेयर होल्डर पब्लिक कैटेगरी में आते हैं। इस ऑफर फॉर सेल के तहत बिक्री करने वाले शेयर धारकों में वेक्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स, राकेश शर्मा, विवेक विकास, MIL व्हीकल और टेक्नोलॉजी, दिनेश कुमार अग्रवाल, पंकज गर्ग, ओवरसीज कारपेट, नवरत्न समदरिया, RS कंप्यूटेक, लेखराज महेश्वर और बाबूलाल दोषी के नाम शामिल है। इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में फाइलिंग करने के पहले 75 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग पर भी विचार कर सकता है। अगर यह प्री IPO प्लेसमेंट होता है तो फ्रेश इश्यू की साइज में प्री IPO प्लेसमेंट यानी 75 करोड़ रुपए की कटौती कर दी जाएगी। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक भारत की लीडिंग मल्टीप्लेक्स चेन PVR और मैक्सिकन कंपनी सिनेपोलिस की भारत स्थित लोकल यूनिट्स मर्जर के लिए बातचीत के एडवांस स्टेज में है। द इकोनॉमिक टाइम्स में सूत्रों के हवाले से प्रकाशित खबर के मुताबिक यह सौदा तेजी से पूरा होने के कगार पर है। अगर यह करार संपन्न हो जाता है तो एक ऐसी बड़ी कंपनी उभर कर आएगी जिसके पास 1200 से ज्यादा स्क्रीन होंगे। द इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से सूचित किया है कि इस मर्जर करार को अंतिम रूप देने पर काम जारी है, लेकिन अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक मर्जर के बाद कंपनी में सिनेपोलिस करीब 20% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयर होल्डर होगी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मर्जर के बाद बनी कंपनी में PVR के प्रमोटर की हिस्सेदारी 10-14% के बीच होगी। PVR के CMD अजय बिजली को कंपनी का कम से कम 3 साल का मैनेजमेंट कंट्रोल पूरा करना होगा। मर्जर के बाद बनी कंपनी के बोर्ड में सिनेपोलिस के डायरेक्टर शामिल होंगे। इस समझौते पर दोनों पक्ष तेजी से काम कर रहे हैं।
इस मर्जर के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कोविड-19 के कारण आए मंदी के चलते इस साल इन दोनों कंपनियों की संयुक्त कमाई 1000 करोड़ रुपए से कम रही है। बता दें कि पीवीआर 71 भारतीय और श्रीलंकाई शहरों में 176 मल्टीप्लेक्स में 846 स्क्रीन चलाती है, जिसकी टोटल सिटिंग कैपेसिटी 182,000 है। जबकि भारत के 22 राज्यों के 61 स्थानों पर 93 मल्टीप्लेक्स में सिनेपोलिस 417 स्क्रीन संचालित करती है। इन दोनों कंपनियों के मर्जर से 269 साइट पर 1263 स्क्रीन होंगे। वहीं कंपनी की प्रतिद्वंदी इनॉक्स लेजर के 72 शहरों में 160 मल्टीप्लेक्स में 675 स्क्रीन हैं। एक्सिस सिक्योरिटी की मार्च महीने की टॉप पिक्स सूची पर नजर डालें तो इसमें आईसीआईसीआई बैंक में 990 रुपए के लक्ष्य के लिए, बजाज ऑटो लक्ष्य 4250 रुपीस, टेक महिंद्रा लक्ष्य 2060 रुपीस, मारुति सुजुकी इंडिया लक्ष्य 9800 रुपीस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई लक्ष्य 720 रुपीस, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लक्ष्य 630 रुपीस, भारती एयरटेल लक्ष्य 810 रुपीस, फेडरल बैंक लक्ष्य 125 रुपए के लिए खरीदारी की सलाह दी है। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस लक्ष्य 1080 रुपीस, अशोक लेलैंड लक्ष्य 160 रुपीस, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को लक्ष्य 150 रुपीस, बाटा इंडिया लक्ष्य 2200 रुपीस, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लक्ष्य 1600 रुपीस, अक्वाटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लक्ष्य 80 रुपीस, प्रज इंडस्ट्रीज लक्ष्य 477 रुपीस, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लक्ष्य 585 रुपए के लिए खरीदारी की सलाह दी है। एक्सिस सिक्योरिटी ने जारी अपने नोट में कहा है कि हम निफ्टी 20,200 के अपने टारगेट पर बने हुए हैं। मार्केट पर हमारा लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव बना हुआ है। सरकार के कैपेक्स में ग्रोथ और बैंकिंग सेक्टर में नजर आ रही क्रेडिट ग्रोथ में सुधार इकोनॉमी और बाजार के लिए दोनों शुभ संकेत है। बजट 2022 से 23 में इंफ्रा और दूसरे क्षेत्रों पर खर्च करने के लिए किए गए बड़े ऐलान के चलते वित्त वर्ष 2023 में इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ईपीसी दिग्गज लार्सन एंड टुब्रो लार्सन और टुब्रो ने 7 मार्च को B2B औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं B2B इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए एक इंटीग्रेटेड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एलिंडटी सूफिन के लॉन्च की घोषणा की। एलिंडटी के सीईओ और एमडी एस.एन. सुब्रमण्यन ने कहा कि यदि भारत को $5 ट्रिलियन $5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाना है तो भारतीय उद्योगों की कुल वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को डिजिटल बनाना जरूरी है। सुब्रमण्यन ने कहा, सूफन के लॉन्च के साथ हमने अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक और छलांग लगाई है। इससे हमारे विश्वास की विरासत और इकोसिस्टम पर गहरी समझ बनाई है। हमें विश्वास है कि एलिंडटी सूफिन औद्योगिक उत्पादों के लिए B2B मार्केटप्लेस को बदल देगा। इसे टियर और टियर 2 शहरों के ग्राहकों के लिए भी आसानी से सुलभ, सुविधाजनक और पारदर्शी बनाना है। इससे सभी व्यवसायों के लिए एक समान अवसर और विकास के मौके उपलब्ध कराए जा सकेंगे। कंपनी के बयान के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म को व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई को सशक्त बनाने का 80 वर्षों के अनुभव है। इसके जरिए औद्योगिक आपूर्ति को पूरे भारत में डिजिटल और लागत प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकेगा। अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को 1% से अधिक की गिरावट के साथ खुले। रूस के क्रूड ऑयल सप्लाई पर बैन लगने की संभावना ने कच्चे तेल की कीमतों को कई सालों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। साथ ही इसने महंगाई से जुड़ी चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। के 11 प्रमुख सेक्टरों में 8 सोमवार को गिरावट के साथ खुले। इनमें से फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी इंडेक्स करीब 2% नीचे कारोबार कर रहा था। हालांकि इस बीच एनर्जी इंडेक्स 2.5% की बढ़ोतरी के साथ मई 2015 के बाद के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। अमेरिका से लेकर जापान तक कई देशों ने रूस की क्रूड सप्लाई पर बैन लगाने को लेकर चर्चा की है। ये देश यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर नाराज है। रूस की क्रूड सप्लाई बैन होने के अटकलों के चलते इसकी कीमत $139 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो 2008 के बाद का इसका उच्चतम स्तर है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोमवार 7 मार्च को डिश टीवी को अगले 24 घंटे के अंदर अपने एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में हुई वोटिंग के नतीजों को जारी करने का आदेश दिया। डिश टीवी की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) 30 दिसंबर को हुई थी। सेबी ने साथ ही कंपनी के डायरेक्टरों और कंप्लायंस अधिकारी के डीमैट खातों को तब तक फ्रीज करने का निर्देश दिया है
जब तक कि स्टॉक एक्सचेंजों को एजीएम वोटिंग के नतीजे ने भेजे जाए या इस संबंध में सेबी की ओर से कोई अगला आदेश न आए। सेबी ने कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टरों को इस मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। उत्तर प्रदेश एग्जिट पोल 2022। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के एग्जिट पोल में यह अनुमान जताया गया है। हालांकि इसके साथ ही एग्जिट पोल में यह भी कहा गया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों में कांटे की टक्कर है और कुछ सीटों पर जीत हार से समीकरण बिगड़ने पर राज्य में किसी की भी सरकार बन या बिगड़ सकती है। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त कांटे की लड़ाई है। हालांकि इस लड़ाई में बीजेपी को बहुत हल्की सी बढ़त है और उसे राज्य में 180 से 220 सीट मिल सकती है। हालांकि एग्जिट पोल में यह भी कहा गया है कि समाजवादी पार्टी भी राज्य में 168 से 208 सीटें जीत सकती है और अगर ऐसा हुआ तो 5 साल बाद यूपी में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आ सकती है। टीवीएस मोटर कंपनी ने सोमवार को बांग्लादेश में महत्वाकांक्षी युवा ग्राहकों के लिए 125 सीसी सेगमेंट में अपनी फीचर रिच टीवीएस रेडर को लॉन्च करने की घोषणा की। टीवीएस रैडर मोटरसाइकिल फर्स्ट इन क्लास एनिमलिस्टिक एलईडी हेडलैम्प, एलसीडी डिजिटल स्पीडोमीटर, 3 वी टच स्टॉट और फर्स्ट इन सेगमेंट अंडर सीट स्टोरेज जैसे फीचर्स के साथ आती है। कंपनी देश में युवाओं और जेन जेड ग्राहकों के लिए एस्पिरेशनल पर्सनल मोबिलिटी विकल्पों की बढ़ती मांग को देखती है। श्री राम प्रोटीन्स कंपनी ने घोषणा की कि वह अपने परिचालन में विविधता लाएगी और एक नई तेल रिफाइनरी स्थापित करेगी। कंपनी ने नए बिजनेस सेगमेंट के लिए अत्याधुनिक रिफाइनिंग प्लांट का ऑर्डर दिया है। नई सुविधा के लिए कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय लगभग 22 से 24 करोड़ रुपए है। यह 22 से 24 करोड़ रुपए का निवेश आंतरिक स्रोतों से किया जाएगा। पूरी परियोजना 8 से 10 महीनों के भीतर चालू होने की उम्मीद है। इस निवेश का उद्देश्य गुजरात में एक अत्याधुनिक तेल रिफाइनरी इकाई स्थापित करना है। दूसरे, खाद्य तेलों के निर्माण और तीसरे नए प्रोजेक्ट से कंपनी के टर्नओवर में सालाना 150 से 200 करोड़ रुपए और बॉटम लाइन में 15 से 20 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कंपनी बिनौला तेल, सूरजमुखी तेल जैसे खाद्य तेल को रिफाइन करेगी और अपने ब्रांड नेम के तहत भारत में उपभोक्ता बाजार में प्रवेश करेगी। 43% तक रिटर्न की उम्मीद। ब्रोकरेज कंपनी एमके ग्लोबल ने टाटा मोटर्स के शेयर पर 575 रुपए का टारगेट प्राइस लगाने की सलाह दी है और इसी टारगेट प्राइस के साथ खरीदारी की राय दी है। अगर निवेशक टाटा मोटर्स का शेयर आज के करंट मार्केट प्राइस के मुताबिक खरीदते हैं तो निवेशकों को 43% तक का रिटर्न मिल सकता है। फरवरी में बड़ी कंपनी की सेल। टाटा मोटर्स की बिक्री लगातार ट्रैक पर आगे बढ़ रही है। पीटीआई की खबर के मुताबिक टाटा मोटर्स ने फरवरी में उसकी कुल घरेलू बिक्री सालाना आधार पर 27% बढ़कर 73,875 यूनिट हो गई। कंपनी ने फरवरी 2021 में 58,366 यूनिट को डीलरों के पास भेजा। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में भी तेजी। टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की भी बिक्री में अच्छी खासी ग्रोथ हासिल की है। सालाना आधार पर यानी फरवरी 2021 के मुकाबले फरवरी 2022 में 478% की जोरदार ग्रोथ हासिल की है। फरवरी 2021 में जहां कंपनी ने 492 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेची थी, वहीं फरवरी 2022 में कंपनी ने कुल 2,846 यूनिट इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री दर्ज की। हीरो इलेक्ट्रिक ने अदला बदली वाली बैटरी प्रौद्योगिकी से लैस 10,000 दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने के लिए सन मोबिलिटी के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत हीरो इलेक्ट्रिक अगले वित्त वर्ष के अंत तक 10,000 दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने के लिए सन मोबिलिटी की बैटरी बदलने वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगी। हीरो इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सोहिंदर गिल ने बयान में कहा, बैटरी अदला बदली प्रौद्योगिकी भारत में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि के लिए एक अच्छी उत्प्रेरक के रूप में उभर रही है। उन्होंने कहा, यह प्रौद्योगिकी दोपहिया वाहन खरीदने की लागत को कम करती है और साथ ही बैटरियों को लेकर आशंकाओं को भी समाप्त करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।